Very warm welcome to all of you. This is Mehak here and this is my YouTube channel Keep Growing. Today we will be learning about NCERT Psychology, Class 11th, Chapter 1 What is Psychology and this is Part 3. Part 3 में हमारे पास कंटेंट्स रहेंगे अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. सो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. तो हमने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो है ना वो ह्यूमन माइंड को स्टडी करती है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. बट लेकिन हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे माइंड और बिहेवियर जो है ना वो एक रिलेशनशिप में है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है. इट इज़ ट्रू दैट द माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ब्रेन बट द माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी. तो हमें पता है कि जो माइंड है ना वो ब्रेन के बिना तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. इसका एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझेंगे. मान लो कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं कल का एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तैयारी के मतलब अच्छी करी है कि नहीं करी, मतलब बहुत सारे जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं. तो हमें ना वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता कि अभी क्या करना होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें स्ट्रेस. तो इसको कम करने के लिए क्या होता है, हमें पता है कि ब्रेन जो है ना वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है और ब्रेन को माइंड जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है. तो एकदम से सडनली क्या होता है, माइंड जो होता है ना हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं, तुम्हारी तैयारी है और तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो उसी वक्त ब्रेन जो है ना वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है और हम एकदम से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. हमें लगता है कि हाँ कल का मैं एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं माइंड और बिहेवियर जो है वो इंटरकनेक्टेड हुए. Earlier it was believed that there is no relationship between mind and body, but now as per various researchers in neuroscience prove that there is indeed a relationship between mind and behavior. पहले ये बिलीव करा जाता था कि कोई भी मतलब ना माइंड और बॉडी का ना कोई रिलेशनशिप नहीं होता. बट जब रिसर्चर्स ने रिसर्च करी न्यूरोसाइंस में, न्यूरोसाइंस जो होता है वो मेनली ब्रेन को स्टडी करता है, तो जब न्यूरोसाइंस में रिसर्च हुई बहुत ज़्यादा तो उसमें पता चला कि माइंड और बिहेवियर जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं. और फिर उसके बाद एक न्यू डिसिप्लिन फॉर्म हुआ, साइकोन्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर वो रिसेंट टाइम्स में इमर्ज हुई है अभी, जो एक रोल बताती है कि माइंड जो है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है. तो बस ये हमारा इस टॉपिक में इतना ही पार्ट था कि माइंड और बिहेवियर जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे को. और हम इस पूरे पार्ट में इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में भी, पॉपुलर नोशंस में भी यही पढ़ेंगे कि कैसे माइंड, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और बिहेवियर जो है एक दूसरे से मतलब कैसे अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है. तो हम पहले हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी. इसके अंदर है कि कॉमन सेंस डज नॉट ऑलवेज इक्वेट विद साइकोलॉजिकल स्टडीज़. मतलब कॉमन सेंस जो हम अपने आप से बिलीव कर लेते हैं ना, कि अपने एक बिलीफ बना लेते हैं, अपने परसेप्शन से हम ये जज कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा ऐसे ही होगा. ठीक है. मतलब सामने वाला बिहेवियर, अगर पर्सन जो है वो बिहेवियर ये शो कर रहा है तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर ऐसा ही है. ठीक है. वो हमारे कॉमन सेंस, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या बोलती है, कॉमन सेंस से हम हमेशा जज नहीं कर सकते किसी पर्सन को. उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर, उसके पैटर्न ऑफ कॉग्निटिव, हमें ये सब पता होना चाहिए. ठीक है. कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन हिंडसाइट. हिंडसाइट मतलब होता है कोई भी सिचुएशन और इवेंट जो है वो अकर हो रही है. ठीक है. कोई पर्सन जो है कुछ भी अपना बिहेवियर शो कर रहा है. ठीक है. तो साइकोलॉजी क्या करती है, वो उसके उस टाइम पे बिहेवियर को जो अकर हो रहा है उसको ना देखते हुए उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को देखती है कि ये बिहेवियर आया कहाँ से. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉस जो है अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे साइकोलॉजी में कि बिहेवियर जो है, बॉस जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है एम्प्लॉय के थ्रू, मतलब एम्प्लॉय के लिए. ठीक है. बट लेकिन साइकोलॉजी में क्या देखेंगे हम कि बॉस ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है. तो उसके पीछे बहुत सारे सिचुएशनल रीज़न हो सकता है. एम्प्लॉय ने जो है अच्छा काम नहीं करा होगा, एम्प्लॉय ने जो है वो मतलब बॉस को कहते हैं अच्छी तरह से वो काम प्रेजेंट नहीं करके दिया होगा. तो इसके बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम देखते हैं साइकोलॉजी के अंदर. तो इसलिए कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन हिंडसाइट. मतलब सिचुएशन जो अकर हो रही है उसको ना देखते हुए जो भी सिचुएशन का फैक्टर है उसको देखती है साइकोलॉजी.
Common sense tells us that an individual is not able to perform the best in front of audience, but psychological studies have shown that if you have practiced well, you may actually perform better than expected because the presence of others helps in enhancing performance. हमें पता है कि कोई भी मतलब कॉमन सेंस ये बोलती है कि मोस्टली जो इंडिविजुअल होते हैं वो कहते हैं नॉट एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, मतलब वो ऑडियंस के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको हेजिटेशन होती है, स्टेज फियर होता है, ठीक है। तो पर लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये कहती है कि अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो अपने आप को दिखाए, मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर्स के सामने वो प्रैक्टिस करे, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल है, आप करियर काउंसलिंग वगैरह करवाते हो, वो आपकी क्या हेल्प करते हैं, वो आपको बेस्ट करियर चूज़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बट लेकिन वो आपको क्या आपको और भी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि लाइक आप अगर अपने करियर, अगर आप ये करियर ऑप्ट करते हो तो आपका फ्यूचर ये हो सकता है और आप इस चीज़ में आगे जा सकते हो, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो आपका कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उनको आपके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ लगती है, ठीक है, वो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप औरों के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही कॉमन सेंस से हम एक इंडिविजुअल को जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये कहती है कि वो परफॉर्म कर सकता है बेटर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इसका एक और एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट सम वर्कर टू परफॉर्म बेटर देन ही शी हैज़ इन द पास्ट वी नो दैट वी विल नीड टू पुश हर हिम। हमें पता है कि कोई सामने वर्कर है, ठीक है, हमें लग रहा है कि और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, तो हम नॉर्मली एज अ पर्सन भी उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो। साइकोलॉजी में भी क्या होता है, वो आपको पुश करते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। काउंसलर्स भी तो यही करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पर्सन को एक लाइफ देते हैं। फिर इसके अंदर एक और साइंटिफिक नॉलेज जनरेट हुई कि कॉमन सेंस जो है ना वो साइकोलॉजी को रन करती है। कैसे? उसके पीछे के रीजंस को जानने में हमें हेल्प करती है। वन सच एग्जांपल इज स्टडी परफॉर्म बाय ड्वेक 1975। ड्वेक एक गर्ल थी जो साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने एक स्टडी परफॉर्म करी थी। She was concerned with children who gave up too easily when faced with a difficult problem or failure। वो concerned होती थी उन children के लिए जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे, कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या फिर वो फेल हो जाते एक बार तो वो उसको ट्राई करने के बजाय गिव अप कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसे बच्चों के ऊपर स्टडी करा। She wondered how they could be helped। उन्होंने वंडर करा कि कैसे मतलब वो उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। कॉमन सेंस टेल्स अस टू गिव देम ईजी प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सक्सेस रेट सो दैट देयर कॉन्फिडेंस गोज अप। अब उनकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर वो इजी प्रॉब्लम दे देना उन बच्चों को तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर हाई लेवल पे हो जाएगा बजाय डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम देने से। क्यों? क्योंकि अगर उनको इजी प्रॉब्लम देती रहेंगी तो उनको वो तो फेल की जगह पास होते रहेंगे और उनका सक्सेस रेट बढ़ता रहेगा और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। Only later should we give them difficult problems which they will able to सॉल्व बिकॉज ऑफ देयर न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस। अब क्या होगा कि उसके बाद जब वो ईजी प्रॉब्लम दे चुकी होगी, ठीक है, उसका सक्सेस रेट, उन बच्चों का सक्सेस रेट बढ़ चुका होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, उसके बाद वो देंगे उनको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। जो क्या करेंगे, अगर वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देंगी तो हो सकता है मे बी वो सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ऐसा वो सोचती थी तो उन्होंने क्या करा, ये इसको जो उनका कॉमन सेंस था उसको कॉमन बिलीफ बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक स्टडी टेस्टेड करी। शी टुक 2 groups of students who were trained for 25 days in solving math problems। उन्होंने 2 group of students बनाया जिनको 25 days तक उन्होंने मैथ्स की प्रॉब्लम दी। The first group was given easy problem which they were always able to solve। फर्स्ट ग्रुप को क्या दिया, हमेशा उन्होंने इजी प्रॉब्लम्स दी 25 डेज तक और वो सॉल्व करते रहते थे, ठीक है, वो फेल तो होते ही नहीं थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। द सेकेंड ग्रुप जो था उनको मिक्स दी, डिफ़िकल्ट और इजी दोनों दी। अब पता है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दी है तो वो फेल भी होंगे, बट लेकिन जब भी वो ड्वेक जो थी मतलब वो फेल होते थे बच्चे सेकंड ग्रुप वाले, तो वो उनको एक चीज़ बोलती थी कि तुम्हें इतना हार्ड ट्राई करना है, अपने 100% देते रहो, गिव अप मत करो, ठीक है, और हमेशा ट्राई करते रहो। हो सकता है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके तुमसे वो सॉल्व हो। आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड वॉज ओवर, अ न्यू सेट ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स वर गिवन टू द ग्रुप। अब ना उसके बाद जब ट्रेनिंग ओवर हो गई तो उसके बाद मतलब दोनों सेट ऑफ मैथ्स के न्यू प्रॉब्लम्स दिए गए दोनों ग्रुप को, और
और उन्होंने ये करा कि मैथ्स के न्यू प्रॉब्लम्स जो है, जब वो पीरियड ओवर हो गया तो उन्होंने सेट ऑफ न्यू मैथ्स प्रॉब्लम्स उन बच्चों दोनों ग्रुप को दिए और वो दोनों सेम क्वेश्चंस थे। अब ड्वेक ने क्या फाउंड करा कि उनका जो कॉमन बिलीफ था ना वो उनके अगेंस्ट हो गया। कैसे? दोज हु हैड ऑलवेज सक्सीडेड बिकॉज दे वर गिवन ईजी प्रॉब्लम्स। अब जो लोग थे, जो ग्रुप था, वो हमेशा जो सक्सेड होता रहता था, ड्वेक ने क्या करा कि जो भी मतलब उन्होंने दोनों ग्रुप को मतलब क्वेश्चंस दिए थे, तो जो इजी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो थे फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे वो इजी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेते थे, पर जैसे ही हार्ड क्वेश्चंस आते थे वो इजीली फेल भी हो गए थे। और जो सेकंड ग्रुप था वो फेल भी हो रहा था, सक्सेस भी हो रहा था, बट लेकिन सक्सेस रेट ज़्यादा था क्योंकि उन्होंने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करी थी और इजी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो जो उनका लैक ऑफ एफर्ट था फर्स्ट ग्रुप का, वो उनको फेलियर में कन्वर्ट कर रहा था, और जो कहते हैं एफर्ट्स जो सेकंड ग्रुप वाले ने करे थे वो उनके एक्सपीरियंस में आके उनको सक्सेस भी दे रहे थे। There are many other common sense notions which you may not find to be true. Not too long ago, it was believed in some cultures that men are more intelligent than women, or women cause more accidents than men. अब ये पहले के notions, common sense notions होते थे कि जो आदमी होता है वो औरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये पहले के notions हुआ करते थे, पर लेकिन ये सारे अनट्रू थे। अब इसमें एक और चीज़ आती है, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैव शोन दैट इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल यू मे एक्चुअली परफॉर्म बेटर बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ अदर्स हेल्प्स योर परफॉर्मेंस। अब साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये भी कहती है कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करोगे कैसे, इन अ लार्ज ऑडियंस के सामने, ठीक है, तो क्या करोगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी क्योंकि आप प्रेजेंस ऑफ अदर्स के सामने कहते हैं परफॉर्म कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से इन्हांस हो रही है। तो इसमें विलियम जो वुंड था उन्होंने इस्टेब्लिश करा था फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन 1879 इन लिप्जिग इन जर्मनी। अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में क्या होता है कि कैसे जो है हमारा जो माइंड है, मतलब कॉग्निशन हो गया, बिहेवियर हो गया, वो मतलब मॉडर्न पर्सपेक्टिव में स्टडी करा गया और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे गए। ठीक है, मतलब हम इस पूरे पार्ट में सिर्फ यही पढ़ेंगे कैसे कॉग्निशन और बिहेवियर का रोल था। ठीक है, मतलब कॉग्निशन मतलब जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हो गए, मेंटल एबिलिटीज़ हो गई, इन सब को ध्यान रखते हुए हमारे इसके अंदर बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम बिहेवियर को कैसे शो करते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, अपने अपने पर्सपेक्टिव से कॉग्निशन और बिहेवियर को शो करा था। अब वो मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। तो हम बढ़ते हैं एक स्टोरी से। Psychology as a modern discipline which is influenced to a large extent by western developments has a short history. अब साइकोलॉजी हमें पता है एक मॉडर्न डिसिप्लिन बन चुका है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस्ड होता है लार्ज एक्सटेंट बाय वेस्टर्न डेवलपमेंट्स। ये वेस्टर्न कल्चर से ही आया है, वैसे हमारे पास इंडियन ट्रेडिशन में तो बाद में आया है, बट लेकिन वेस्टर्न कल्चर में हमारे पास पहले आया है। इंडियन में हम बोल सकते हैं एंशिएंट फिलॉसफी थी जहाँ से ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस लिए गए थे, लाइक कि जो बिहेवियर अकर हो रहा है, कॉग्निशन अकर हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो जो वो रीज़न पूछा गया तो वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में आ गया। We mentioned earlier that the formal beginning of modern psychology is traced back to 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. अब हमें पता है कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो 1879 में बनाई गई थी, मतलब फर्स्ट उसकी जो लेबोरेटरी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी लिप्जिग में, जर्मनी, बाय विल्हेल्म वुड। विल्हेल्म वुड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये जो थी इस्टेब्लिश करी थी। वुंड जो थे ना बहुत इंटरेस्टेड होते थे, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए हम अवेयर होते हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस जो जिसके लिए हम अवेयर होते हैं। इसका मैंने प्रीवियस पार्ट में एक एग्जांपल दिया था कि टीचर जो है बोर्ड पे कुछ पढ़ा रही है तो बच्चा जो है ना वो अवेयर है। ठीक है, जो अगर टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो बच्चा उसका आंसर दे रहा है तो वो अवेयर है कि टीचर क्या पढ़ा रही है, तो उसका जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो इनपुट कर रहा है, उसके मेंटल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो जनरेट हो रहे हैं कि टीचर क्या पढ़ा है, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा अपने माइंड में। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है एंड वांटेड टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। और उनको ना बहुत अच्छा लगता था कि माइंड कैसे वर्क कर रहा है उस चीज़ के बारे में पढ़ने में। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी है वो यहीं से आई है।
उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे बात करी थी। स्ट्रक्चरलिज्म पे उन्होंने बोला था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है ना, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन देयरफॉर वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट। मतलब इंट्रोस्पेक्ट करता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, एग्जामिनेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है अपने खुद के मेंटल प्रोसेसेस को, इमोशनल प्रोसेसेस को। ठीक है, हमें पता है कि जो माइंड है ना वो एक अगर हम उसको जैसे मतलब माइंड जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा वो उसके बिहेवियर में काउंट होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर में कि माइंड जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है, और ब्रेन जो है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो जब हम माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। इंट्रोस्पेक्ट करता है माइंड कैसे, अपने एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंस कैसे गेन करता है वो, ठीक है, एग्जामिन करता है चीज़ों को, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, अपने अंदर ही अंदर मेंटल प्रोसेसेस को जनरेट करता है, अपने इमोशनल पर्सपेक्टिव को जनरेट करता है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो एक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। और स्ट्रक्चरलिस्ट उन लोगों को बोला, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड उसको बोलते हैं, और स्ट्रक्चरलिस्ट उन लोगों को बोला गया है जो उनके टाइम पे जिन्होंने माइंड से रिलेटेड, कॉग्निशन, बिहेवियर से रिलेटेड अपनी अपनी थियोरी दी थी। तो फर्स्ट उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो थी वो फंक्शनलिज्म थी। फंक्शनलिज्म में क्या है कि बिहेवियर जो है ना, ठीक है, वो एक एज अ होल देखा जाता है। ठीक है, एज अ होल देखा जाता है, मतलब जो भी लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन उस चीज़ का पर्पस क्या है। ठीक है, बेसिकली जो बिहेवियर अकर हो रहा है उस चीज़ का पर्पस है क्या। An American psychologist, William James, who had set up a psychological laboratory in Cambridge, after the setting up of the Leipzig laboratory, developed what was called a functionalist approach to study of the human mind. तो विलियम जेम्स ने ये दी थी, ठीक है, और उन्होंने एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कैम्ब्रिज में बनाई थी जिन्होंने इस फंक्शनलिस्ट के ऊपर बात करी गई थी, ह्यूमन माइंड के स्टडी करी थी ह्यूमन माइंड के ऊपर। इट वॉज प्रपोज बाय विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी। दे स्टडीड द फंक्शंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इन हाउ पीपल डील विद द एनवायरनमेंट यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इट शोज द अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्या बात करी थी, अभी हम पढ़ चुके हैं। फंक्शनलिज्म बोलता है कि पर्पस क्या है बिहेवियर का। ठीक है, तो ये प्रपोज करा था विलियम जेम्स ने, पहले विलियम जेम्स ने प्रपोज करा था, फिर लेटर ऑन जॉन डीवी ने अपनी इसके अंदर और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करके इसके अंदर थियोरी जो है इसको एनहांस किया था। बट लेकिन वैसे जो है विलियम जेम्स का आइडिया था ये। तो इन्होंने क्या स्टडी करा था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो मतलब पर्सन जो है वो बिहेवियर जो है एक्सपीरियंस कर रहा है, अभी अवेयर होके चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से कैसे डील कर रहा है यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिन करके, ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो वो ह्यूमन बिहेवियर को एक तरीके से ये दिखाती है कि कैसे वो अडेप्ट कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स। अब उसकी नीड है, फॉर एग्जांपल अभी टीचर का ही हमने एग्जांपल लिया था, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब अपने अवेयर होके टीचर को सुन रहा है, क्योंकि उसकी नीड है। अगर वो नहीं सुनेगा, अगर वो नहीं पढ़ेगा, वो चीज़ें नहीं सीखेगा जो टीचर सिखा रही है, तो वो आगे जाके अपने गोल को कैसे पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ के पीछे उसका नीड है, तो वो क्या करेगा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस ले रहा है। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से कैसे, टीचर जो है वो एनवायरनमेंट में ही आती है, टीचर एनवायरनमेंट में ही आ रही है, तो टीचर उसको पढ़ा रही है, तो वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस ले रहा है यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड कैसे, ऑब्जर्व करके टीचर को, ठीक है, एग्जामिन करके अपने मेंटल प्रोसेसेस में उसको पुट कर रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कि फंक्शनलिस्ट जो है ना वो फोकस करते हैं कि कैसे बिहेवियर जो है वो किसी इंसान को सेटिस्फाई कर सकता है, उसके नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। अब इसका जॉन डीवी ने एक फंक्शनलिज्म पे आर्ग्यू करा था कि ह्यूमन बींग्स सीक टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन बींग्स जो है ना वो फंक्शन तभी इफेक्टिवली कर पाते हैं अगर वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ है, अगर बच्चा जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसको लेना है तो वो अडेप्ट करेगा ना अपने एनवायरनमेंट को। उसके बाद सेकेंड हमारे पास थर्ड आती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है इन द अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी। इसको प्रपोज किया था कॉफका ने, कोहलर ने और वर्टमैन ने, तीनों ही साइकोलॉजिस्ट थे। इस पे उन्होंने बात करी थी कि कैसे जो है ना जो मतलब पर्सन है वो एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को एज अ होल देखता है।
ना कि उसके पीछे जो उसका पर्सपेक्टिव है वो चीज़ ना देखते हो, वो उस ऑब्जेक्ट को एज अ होल देखता है और उसी को अपना परसेप्चुअल एक्सपीरियंस बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है नीचे, ठीक है। ये एक पिक्चर में क्या शो कर रहा है कि एक चेस है, एक पीस ऑफ यूज इन द गेम चेस में जो हम यूज़ करते हैं पीस, ठीक है, वो है। और एक पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है कि वो 2 पर्सन्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों पर्सन का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, एक को चेस का पीस ऑफ चेस का वो लग रहा है और एक को 2 पर्सन्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वो उसी को अपना परसेप्चुअल एक्सपीरियंस बना लेते हैं। Instead of looking at the components of the mind, the Gestalt psychologists argue that when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of components of the perception. जब हम वर्ल्ड को देखते हैं, ठीक है, तो अपना परसेप्चुअल एक्सपीरियंस बना लेते हैं, ठीक है। उसको वो जो होता है वो हमारे परसेप्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम बिलीव करते हैं, बट लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं, है ना, मान लो हमने कोई जो चीज़ हम बिलीव कर रहे हैं, अगर सामने वाला बंदा उस चीज़ को नहीं शो कर रहा तो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हम अपना परसेप्शन चेंज कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी एक्सपीरियंस इज मोर देन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। मतलब अदर वर्ड्स में हम बात करी जाए तो हम ये कह सकते हैं जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे बिहेवियर में काउंट हो रहा है, जो वो चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एग्जामिन करके ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हम इनपुट कर रहे हैं। और वो इनपुट कहाँ से आ रहा है? एनवायरनमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट हमने बात करी थी हमारी बिहेवियरिज्म जो है वो प्रपोज करा था जॉन वॉटसन ने और B.F. स्किनर ने, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अराउंड 1910 जॉन वॉटसन रिजेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। जॉन वॉटसन ने क्या करा था कि ना उनको ये बेकार की चीज़ लगती थी कि कॉन्शियसनेस और आइडियाज़ ऑफ माइंड जो है ना उन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया था। उनको ये लगता था कि ये मैटर ही नहीं करता साइकोलॉजी में। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक इवान पावलोव ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। आप फर्दर क्लास आप इसके आगे फर्दर चैप्टर्स में इसके बारे इवान पावलोव के बारे में पढ़ोगे, जिन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थियोरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है। और जो जॉन वॉटसन थे वो उनके काम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे। फॉर वॉटसन माइंड इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज़ सब्जेक्टिव। मतलब उनको ये लगता था कि माइंड जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता और ना ही इंट्रोस्पेक्ट कर सकता, वो एक सब्जेक्टिव नेचर है, बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर। क्योंकि वो अनदर ऑब्जर्वर से मतलब हमें पता है हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। सामने वाला बंदा नहीं समझ सकता कि हमारे माइंड में क्या चीज़ चल रही है, वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माइंड जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल। तो उनके अकॉर्डिंग क्या आता है, साइंटिफिक साइकोलॉजी वही होती है जो फोकस करे ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व कर सके और वेरीफिएबल इन नेचर हो। कि हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में, साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है, उसके पीछे रीजंस होते हैं और वो वेरीफाइड होती है। तो यहीं से आया है वो कि साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है वो फोकस करे एक ऑब्जर्वेबल और वेरीफिएबल फैक्ट पे। He defined psychology as a study of behavior or responses to stimuli which can be measured and studied objectively. उन्होंने फोकस बिहेवियर पे उन्होंने साइकोलॉजी में स्टडी करा था बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस पे। मतलब जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारा बिहेवियर में काउंट होता है, ठीक है, ये हमें पता है। वो स्टिमुलाई हमें एनवायरनमेंट से मिलता है या इंटरनल फैक्टर से मिलता है या एक्सटर्नल से मिलता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो मान लो आपके आगे कोई गर्म चीज़ पड़ी है और आप उसको हाथ लगाते हो, एकदम से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो आपको एकदम से एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू आपको क्या वो गर्म चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट के वहाँ रखी हुई है और वो आप उसको हाथ लगा रहे हो तो इंटरनल स्टिमुलाई मिल रहा है आपको, नहीं एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो आप, ठीक है। तो वो आपका बिहेवियर शो कर रहा है और उसको आपने रिस्पॉन्स लाए आप, ठीक है। तो वो मेजर भी करा जा सकता है और इसको ऑब्जेक्टिवली हम स्टडी भी कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म वॉटसन was further developed by many influential psychologists who are known as behaviorists. अब वॉटसन की जो ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने आगे स्टडी करा और उनको नाम दिया गया बिहेवियरिस्ट। मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम वॉज स्किनर। अब उसमें से प्रोमिनेंट सबसे
बेस्ट स्किनर की लगी थी, वो अप्लाइड बिहेवियरिज्म टू द वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन एंड पॉपुलराइज द अप्रोच। मतलब जब तक वॉटसन ने अपनी ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी तो वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाई थी, पर जब स्किनर ने आके इसके अंदर अपनी थ्योरी दी, बिहेवियरिज्म को अप्लाई करा, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस में, तो वो पॉपुलराइज्ड हो गए, ठीक है, ये अप्रोच जो है वो पॉपुलर हो गई। Although behaviorists dominated the field of psychology for several decades after Watson, a number of other approaches and views about psychology and its subject matter were developing around the same time. अब वॉटसन के टाइम पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने भी बिहेवियरिज्म पे उन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए थे, अपने अपने आइडियाज़ जो है डोमिनेट करा था। वन पर्सन हु शुक द वर्ल्ड विद दिस रेडिकल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर वॉज सिगमंड फ्रॉइड। ये मेरी फेवरेट थ्योरी में से एक है, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने इसमें बात करी थी, अपनी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करी थी कि उन्होंने अनकॉन्शियस डिज़ायर के ऊपर बात करी गई थी, ठीक है। अनकॉन्शियस डिज़ायर क्या होते हैं हमारे, जो डिज़ायर के लिए हम अवेयर नहीं होते, ठीक है, हमें पता है कि हमें नहीं पता ये चीज़ क्यों है, बट लेकिन अनकॉन्शियस डिज़ायर है, अननोन डिज़ायर जिसे बोलते हैं ना, उसके पीछे रियल रीज़न होते हैं, ठीक है, ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहा है उसके पीछे रियल रीज़न होते हैं, बट वो करके ना उनको प्लेजर फील होता है, ठीक है। अब फ्रूइड जो है ना, उन्होंने बिहेवियर को एज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का बोला था, ठीक है। मतलब कॉन्शियस डिज़ायर्स भी होते हैं और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स भी होते हैं। कॉन्शियस तो वो हो गए जिसके लिए हम अवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस वो हो गए जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते। ही फाउंडेड साइको एनालिसिस एज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उन्होंने मतलब साइको एनालिसिस करी, जिसके बाद वो उन्होंने एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करा जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी क्योर कर सकती है। उन्होंने क्लिनिकल में भी अपने बहुत सारे थॉट्स दिए थे। वाइल फ्रूइडियन psychoanalysis viewed human beings as motivated by unconscious desire for gratification of pleasure seeking and often sexual desires, ठीक है। इसका एग्जांपल भी है, अगर अनकॉन्शियस डिज़ायर होते हैं जैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, वो प्लेजर सीकिंग होते हैं, ठीक है, वो मतलब प्लेजर ही देते हैं। उसमें कोई बंदा जो है वो अननोन डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, वो हर एक पर्सन को नीड होते ही होते हैं, अननोन डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, वो उसका एक रियल रीज़न होता है कि ऐसा पर्सन क्यों कर रहा है। The humanistic perspective in psychology took a more positive view of human nature. अब ये जो humanistic perspective लाया था, कार्ल रॉगर लाए थे, अब्राहम मैस्लो लाए थे, ठीक है। इन्होंने बिहेवियरिज्म को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखा जो कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था। इसमें उन्होंने एक पॉजिटिव व्यू लाए थे कि ह्यूमन नेचर जो है ना वो मैटर करता है, मतलब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है कि वो बिहेवियर जो है, जो चीज़ वो सीख रहा है उसको शो कर रहा है, ठीक है, वो उसका खुद का पर्सपेक्टिव है। Humanists such as Carl Rogers and Abraham Maslow emphasize the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential. मतलब वो जो उन्होंने एम्फोसाइज करा था ह्यूमन बींग्स को कि वो अपनी नेचुरल स्ट्राइविंग जो है उसको ग्रो करे, ठीक है, और अपने इनर पोटेंशियल को भी ग्रो करे जो उनके हिडन है, जो छुपी हुई है। They argued that behaviorism, with its emphasis on behavior as determined environment conditions and undermines human freedom and dignity and takes a mechanistic view of human nature. उन्होंने आर्ग्यू करा था बिहेवियरिज्म के ऊपर कि बिहेवियर जो एम्फोसाइज होता है, ठीक है, और उसको डिटरमाइन करा था इन्वायरमेंटल कंडीशन से। मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो उस बिहेवियर को अकर करती है, ठीक है, और वही ह्यूमन फ्रीडम डिग्निटी को और उसके नेचर में लाता है, ह्यूमन नेचर में लाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म जो थी वो जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की ने दी थी। ये बोलते थे कि जो मेंटल प्रोसेसेस है, उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करा था कि जो ह्यूमन है ना वो अपना एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब अगर वो एक्सप्लोर करते हैं कोई चीज़, अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज़, अगर वो कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और उसमें सोशल वर्ल्ड भी आता है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड भी आता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो पियाजे व्यू क्या कहता है कि पियाजे व्यू बोलता था जो चिल्ड्रन है ना वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, ठीक है, माइंड को, कॉग्निटिव चीज़ें जो थी वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं पे ले वाइगोट्स्की कहते हैं कि वाइगोट्स्की बोलते हैं कि जो जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना तो उनको ज्वाइन करता है कल्चर भी और सोशल भी, ठीक है, वो अपने एडल्ट से और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके वो चीज़ों को सीखते हैं,
ठीक है, तो उन्होंने वाइगॉट्स्की ने उसमें ऐड ऑन करा था यही कि बच्चा जब अपना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसमें एडल्ट्स का भी रोल होता है, ठीक है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट से भी कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहीं तक हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि मतलब हम काफ़ी टॉपिक्स कवर करेंगे, डेवलपमेंट कैसे हुआ था इंडिया के अंदर साइकोलॉजी का, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स लाइक अभी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमारे चैप्टर जो है अभी वो रहता है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। You can join my Telegram channel for more updates and PDF of the session taught. Mail me, comment me for any sort of doubts. डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है, आप मुझे उस पर भी डाउट्स अपने शेयर कर सकते हैं। होप यू विल फाइंड इट प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।